Hello students, now let's start with chapter number 10, Microbes in Human Welfare. Now term microbes हमने क्लास 11 में थोड़ा सा ब्रीफ में की थी when we were discussing the five kingdom. तो microbes में कौन कौन से organism count होते हैं, इसमें we can count bacteria, okay, then we have fungi. फंजाई भी इसी के अंडर काउंट होते हैं जो हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में स्टडी किया है. देन वी हैव प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है, दैट इज ऑल्सो काउंटेड अंडर माइक्रोब्स. एंड देन वी कैन हैव ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस. वायरसेस वगैरह का कोई किंगडम तो नहीं मेंशन, बट ये डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो वायरसेस हो सकता है, विरोइड्स हो सकता है, प्रियॉन्स कैन ऑल्सो बी देयर. तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका साइज बहुत स्मॉल है, विच आर वेरी टाइनी, वेरी माइक्रोस्कोपिक, विच कैनॉट बी सीन विद आर नेकेड आई, दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स. तो बैक्टीरिया तो किंगडम मोनेरा में प्लेस्ड है, फंजाई किंगडम फंजाई में प्लेस्ड है, प्रोटोजोअन्स जो हैं जिसमें कि प्लाज्मोडियम आ जाता है जिससे मलेरिया डिजीज होती है, दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा. बाकी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरसेस, विरोइड, प्रियॉन्स, इनका कोई किंगडम नहीं है, बट डेफिनेटली दे आर माइक्रोब्स and they are affecting the living organism. So we have discussed about different type of microbes, we have discussed about their kingdoms. Now let's discuss about their habitat. तो जितने भी microbes हैं, talking about their habitat, they are found in a variety of habitat. I don't think कि कोई ऐसा place होगा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और माइक्रोब्स एग्जिस्ट ना करें. नो सच प्लेस वुड बी देयर. आइस है तो आइस में भी प्रेजेंट होगा. डेजर्ट्स जहाँ पे हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. वॉल्कनो जो वेंट्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, वहाँ पे भी माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. देन ओशन वाटर में भी प्रेजेंट हैं, एयर में भी टॉप मोस्ट एटमॉस्फेयर तक प्रेजेंट है. इनफैक्ट आउटर एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के बाहर वाला पार्ट है, वहाँ पे भी माइक्रोब्स are present. So they are literally present everywhere. We can find them in every possible type of habitat. Now how do we visualize the microbes? Microbes को visualize करने के लिए वी वुड बी नीडिंग एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो लैब में हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो तो सफिशेंट नहीं है, या तो फिर अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम 100x वाला होना चाहिए, या फिर प्रेफरेबली एडवांस्ड माइक्रोस्कोप हम यूज़ करेंगे. देन ओनली वी विल बी एबल टू सी दीज माइक्रोब्स. नाउ टॉकिंग अबाउट दीज माइक्रोब्स, वी कैन ग्रो देम इन पेट्री प्लेट्स ऑल्सो. ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में ही गिवन है कि जो बैक्टीरिया है हम उसको ऐसे पेट्री प्लेट्स में ग्रो कर सकते हैं. एक हमने ऐसे पेट्री डिश ली जिसमें हमने न्यूट्रिटिव मीडियम लिया, उसमें हम बैक्टीरिया को ऐसे कॉलोनीज के फॉर्म में कल्चर कर सकते हैं. फंजाई को भी हम कल्चर कर सकते हैं. ये आई थिंक हमने कॉलोनी वर्ड स्टडी किया था जब हम चैप्टर 10 में बायोटेक कर रहे थे. यहाँ पे तो बहुत सारी कॉलोनीज हैं. बायोटेक में जब हम करते हैं तो बहुत डाइल्यूट करके ग्रो करते हैं, so that only limited number of colonies are obtained on each petri plate. Here also you can see this is the bacteria जिसको हमने एगार एगार कंटेनिंग पेट्री प्लेट पे ग्रो किया है. तो इसको हम ग्रो भी कर सकते हैं बैक्टीरिया और फंजाई को ऑन अ न्यूट्रिटिव मीडियम. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट माइक्रोब्स में. चैप्टर का नेम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. एक्चुअली जो माइक्रोब्स हैं, इट्स नॉट दैट कि माइक्रोब्स हमेशा हार्म ही करेंगे. जैसे मेजॉरिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन बी हार्मफुल, दे कैन बी यूजफुल ऑल्सो. तो हार्मफुल एस्पेक्ट्स में तो जितनी भी डिजीजेस कॉज करते हैं वो सारी डिजीजेस आ जाती हैं. वी नो कि माइक्रोब्स आर एबल टू कॉज डिजीज इन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर डिजीज कॉजिंग. तो इसीलिए हम उनको हार्मफुल कंसीडर करते हैं. फ्रूट, जो भी आपके फूड स्पॉइलेज होता है, बहुत ज़्यादा फूड स्पॉइलेज के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं. तो फूड स्पॉइलेज हो रहा है, सॉइल में अगर प्रेजेंट होंगे, जैसे आपने क्लास 11 में मिथेनोजेंस पढ़ा है, तो ये मीथेन गैस रिलीज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. सो लिस्ट इज़ एंडलेस. वी कैन स्टडी लार्ज नंबर ऑफ देयर हार्मफुल इफेक्ट्स की डिजीज़ कॉजिंग है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं. देन फूड रॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू वेरियस अदर आइटम्स एंड दे कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो. बट इस चैप्टर में हमें माइक्रोब्स के हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं स्टडी करने, वी हैव टू स्टडी अबाउट देयर यूजफुल आस्पेक्ट्स. तभी चैप्टर का नेम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. सो नाउ लेट्स डिस्कस कि कहाँ कहाँ हम माइक्रोब्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. तो जो आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट 3-4 पेजेस हैं उसको हम ऐसे टेबल बना के लर्न कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इसी पैटर्न में क्वेश्चन आता है
नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट आएगा, एप्लीकेशन आता है, फिर उसके फीचर्स आते हैं। तो इसी तरीके से टेबल बना के हम इसको लर्न करेंगे सो दैट एग्जाम में देयर विल नॉट बी एनी कन्फ्यूजन और आप इसको ईजिली रिकॉल कर सकते हो। तो जो सबसे फर्स्ट और सबसे कॉमन मोस्ट एप्लीकेशन है माइक्रोब्स की, कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग कर्ड। आपको प्रोसीजर पता ही है, कर्ड हम कैसे बनाते हैं। मिल्क लेते हैं, उसको ल्यूक वार्म गर्म करते हैं। ल्यूक वार्म मीन्स नॉट वेरी कोल्ड नॉट वेरी हॉट, मीडियम हम उसको हीट करेंगे। उसके बाद हम एक स्पून लेके स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करते हैं। तो जो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड किया उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस, ये फिर मिल्क में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा एंड इवेंचुअली मिल्क इसमें चेंज हो जाती है कर्ड में। तो व्हेन मिल्क इज चेंजिंग इनटू कर्ड लॉट ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, क्योंकि आप देखो मिल्क एकदम लिक्विड ही होता है, कर्ड सेमी सॉलिड है। टेस्ट में भी डिफरेंस है, टेक्सचर में भी डिफरेंस है। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं व्हेन द मिल्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कर्ड। फर्स्ट इसमें है दैट इट कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। मिल्क के अंदर एक शुगर प्रेजेंट है एंड दैट शुगर इज नोन एज लैक्टोज शुगर। ओके, मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड लैक्टोज शुगर। तो ये जो बैक्टीरिया है ये लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आपकी लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड मीन्स माइल्ड एसिड, तो ब्लड का जो भी मिल्क है उसका पीएच डिक्रीज हो जाएगा। एंड वंस द पीएच इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, तो एक और प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि मिल्क में एक प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड केसीन प्रोटीन। उस प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेशन का मतलब है कि वो हार्ड हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये कोगुलेशन कब हो रहा है, व्हेन द पीएच इज चेंजिंग। तो पीएच कब होगा, जब फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है वेयर द लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो फर्स्ट प्रोसेस होने के बाद जो पीएच डिक्रीज हो रहा है दैट इज कॉजिंग द सेकेंड स्टेप, कि उससे जो मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड केसीन प्रोटीन दैट विल कोगुलेट, इट विल बिकम हार्ड एंड सॉलिडिफाइड। एंड बिकॉज ऑफ इच जो मिल्क का टेक्सचर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। मिल्क एकदम सॉलिड होता है, केसीन जो है वो जो कर्ड है वो सेमी सॉलिड है। तो टेस्ट में टेक्सचर में बिल्कुल डिफरेंस है। एंड देन लास्टली कुछ और रिएक्शंस भी होती हैं ड्यू टू विच कर्ड में विटामिन B12 फॉर्म होता है एंड दैट इज़ वाई कर्ड इज़ कंसीडर्ड टू बी मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क। जैसे हमने क्लास 11 में आई थिंक पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी लैक्टोज इंटॉलरेंस। जैसे किसी पर्सन की एज इंक्रीज होती जाती है तो बॉडी में जो एंजाइम होता है लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम जो है, जो कि हमारे मिल्क में जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करता है। लेकिन अगर ये लैक्टेज एंजाइम एज के साथ साथ ये बॉडी में कम फॉर्म होता है, ऑब्वियसली अगर ये एंजाइम कम फॉर्म होगा तो लैक्टोज जो कि मिल्क में प्रेजेंट है वो लैक्टिक एसिड में चेंज ही नहीं होगा। एंड दिस लैक्टोज विल अंडरगो फर्मेंटेशन इन द स्टमक, उससे पूरा ब्लोटिंग और स्टमक पेन या गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, ऑल सच प्रॉब्लम्स विल अराइज। तो जो भी लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है, एक सर्टेन एज के बाद कुछ लोगों को मिल्क डाइजेस्ट ही नहीं होता एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड लैक्टोस इंटॉलरेंस। तो कर्ड में एक तो लैक्टोस इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो चुका है। इसमें विटामिन B12 कंटेंट भी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली कर्ड इज़ मोर न्यूट्रिशियस दैन मिल्क। अब इसमें बोर्ड एग्जाम में या जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो ये इसी तरीके से पूछेंगे कि एक्सप्लेन द 3 चेंजेस विच टेक्स प्लेस व्हेन मिल्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो ऐसे पॉइंट वाइज या टेबल फॉर्म में लिख लोगे तो आपको रिवाइज करना, लर्न करना ईजी हो जाएगा। देन नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम घर में बहुत बनाते हैं, फर्मेंटेड फूड आइटम है, दैट इज़ इडली एंड डोसा। जो ट्रेडिशनल इडली डोसा बनाने का रेसिपी होती है उसमें जो भी राइस है या पल्स है उसको ग्राइंड करके जो बैटर बनता है उसको एटलीस्ट 2 डेज़ के लिए या 1.5 डेज़ के लिए रख देते हैं ताकि बैटर अपने आप फर्मेंट हो जाए। उसमें हम कोई इनो या कोई भी बेकिंग सोडा और नथिंग वी आर एडिंग, क्योंकि जब हम पूरा पेस्ट को ग्राइंड करके वी आर कीपिंग इट, तो एयर में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है या वाटर में भी प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड ल्यूकोनोस्टॉक। और ये जो बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे जो भी हमने पल्स और राइस का बैटर ग्राइंड करके रखा है उसको अच्छे से फर्मेंट कर देगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो बैटर में फर्मेंटेशन हो जाएगी। व्हेन वी आर कीपिंग इट फॉर एटलीस्ट 1 और 2 डेज तो देखना बैटर पूरा फ्लफी हो जाता है, उसके अंदर होल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट मीन्स फर्मेंटेशन हैज़ टेकन प्लेस। और उसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूकोनोस्टॉक। दिस इज अ बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन
मोस्टली वाटर, इंडिया के वाटर सैंपल्स में प्रेजेंट होता है। तो जो अगर आप उसको राइस को पल्सेस को वाटर में सोक करके रख रहे हो, उसके बाद ग्राइंड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया एक्शन में आ जाएगा। इट विल स्टार्ट शोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड बैटर विल गेट फर्मेंटेड। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए, उसमें वी आर नॉट एडिंग एनी इनो और एनी बेकिंग सोडा, simply we are taking the help of a microorganism. Then let's discuss the third application. थर्ड एप्लीकेशन में दिस इज ईस्ट, जो हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था, सैक्रोमाइसियस सेरिवियसी। दिस इज़ अ बेकर्स ईस्ट। जो भी ब्रेड बनाने के लिए या अल्कोहलिक ड्रिंक्स या बेवरेजेस बनाने के लिए हम ईस्ट यूज़ करते हैं, दिस इज़ द सेम वन। तो इसकी एप्लीकेशन या प्रोडक्ट यही है कि हम इससे ब्रेड बना सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड बेवरेजेस बना सकते हैं। बिकॉज ये सिंपली क्या कर रहा है, जो ईस्ट मार्केट में भी आता है सेम ये वही वाला ईस्ट है। आप देखना मार्केट में पैकेट्स आते हैं ईस्ट पाउडर के, उस ग्रैन्यूल्स के अंदर ईस्ट प्रेजेंट होता है। सो दिस ईस्ट वुड बी कन्वर्टिंग दी शुगर, बिकॉज ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है, तो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देगा, इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सो इट इज़ कन्वर्टिंग दी शुगर इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ शोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड वेन एवर इट इज़ शोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो जहाँ पे भी ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड के ऊपर देखो बहुत सारे आपको होल्स नज़र आते हैं। इसका मतलब जिस बैटर से हमने उसको बनाया है उसमें फर्मेंटेशन हुई होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बैटर फ्लफी। अगर हमें अल्कोहलिक बेवरेजेस बनानी है, तो बहुत सारी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए जो भी फ्रूट्स हैं, बार्ले जूस हैं, उसको फर्मेंट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, एंड देन इट वुड बी फॉर्मिंग एथेनॉल। तो ये हमने आई थिंक लास्ट 11th में भी किया था कि ट्रेडिशनली जो एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन है, ईस्ट ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर सकता। बट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एन अल्कोहलिक बेवरेज जिसमें एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, for that matter we need to use a process of distillation. We need to boil the mixture of ethanol and water, and water will be separated out and ethanol will become concentrated. So this is the application of the third microorganism, that is the yeast. Now we have to discuss about fourth, स्विस चीज़। चीज़ की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, जैसे मोज़रेला है, देन स्विस चीज़ है, रॉकविफर्ड चीज़ है। सो ये जितनी भी चीज़ की वेराइटीज़ हैं, ये सब इस डिसाइडेड होती हैं, दे आर ऑल डिसाइडेड बाय द फैक्ट कि हम कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा फंजाई यूज़ करके उसको बना रहे हैं। तो ये वाली जो स्विस चीज़ है, इसको बनाने के लिए वी आर यूजिंग अ बैक्टीरिया, एंड नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज़ प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शर्मिनी। ओके, अब ये जो बैक्टीरिया है, इसकी क्वालिटी होती है दैट इट शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन, और बहुत ही फास्ट रेट पे एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी वेरी लार्ज। तो अगर इस बैक्टीरिया को यूज़ करके हम चीज़ बना रहे हैं, तो चीज़ के अंदर जो होल्स का साइज बनेगा दैट वुड बी वेरी लार्ज। आई होप सबने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा एक चीज़ दिखाते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं, एंड दैट चीज़ इज़ एक्चुअली स्विस चीज़। तो स्विस चीज़ फेमस ही इस चीज़ के लिए है that it is having very large size hole. And why the large size hole is there? Because we are using a very specific type of bacteria which is producing huge amount of carbon dioxide. Then we have another type of cheese also present in our syllabus, that is roquefort cheese. अब ये जो चीज़ है, ये हम बैक्टीरिया से नहीं बना रहे, rather we are making it from a fungi, and name of that fungi is Penicillium roqueforti. Okay, ये थोड़े से names learn करना tricky हैं। ये वाला तो बहुत ही ट्रिकी है, पूरा लर्न नहीं हो रहा, तो खाली पी डॉट लिख देना, पी जीनस के लिए, देन राइट शर्मेनाई। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस और राइटिंग आपको करनी पड़ेगी, सो दैट आप करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ लर्न करो। क्योंकि अगर 1 मार्क का है और सिर्फ साइंटिफिक नेम पूछा है, एंड इफ़ यू आर राइटिंग इट रॉन्ग, तो हाफ मार्क तो सीधा वहीं डिडक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये नेम्स ट्रिकी होंगे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं, सो यू नीड टू लर्न देम केयरफुली। सो एज आई वॉज टेलिंग यू कि जो नेक्स्ट वेराइटी चीज़ की है दैट इज़ दी रॉकवीफर्ड चीज़, विच इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द पेनिसिलियम रॉकवीफर्टाई। तो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, बट यहाँ पे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है, इट इज़ वेरी मॉडरेट अमाउंट। सो वेरी मीडियम साइज होल वुड बी फॉर्म्ड, नॉट लार्ज साइज होल। तो इसीलिए दोनों का जो टेस्ट है, टेक्सचर है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। देन वी हैव नेक्स्ट इज, आई थिंक ये आपने क्लास 10th में पढ़ा ही हुआ है कि एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, एंड दैट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज मेड फ्रॉम
Penicillium notatum. This is the name of a fungi species from which we are getting the antibiotic penicillin. And how does antibiotic penicillin act? कि जो भी बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है. आई होप यू रिमेंबर कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. तो पूरा पेप्टिडोग्लाइकन को ये डिस्ट्रॉय कर देगी. बैक्टीरिया की सेल वॉल अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया वुड बी किल्ड. तो ये जो एंटीबायोटिक है इसकी डिस्कवरी आई थिंक आपने पढ़ी होगी स्टोरी कि एक साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे जिनके दोज हु हैड गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस. बट डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने. एक्चुअली फ्लेमिंग वाज वर्किंग इन अ माइक्रोबायोलॉजी लैब. जैसे पीछे अभी हमने स्लाइड में देखा है कि हम जो भी माइक्रोब्स हैं बैक्टीरिया वगैरह हैं उसको पेट्री प्लेट्स में कॉलोनीज डॉट्स के फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं. तो ही वॉज ट्राइंग टू ग्रो अ बैक्टीरिया दैट वॉज स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया को वो ग्रो करना ही वॉज ट्राइंग टू ग्रो दिस बैक्टीरिया इन पेट्री प्लेट्स. ग्रो कर भी लिया था. इस बीच उनकी कुछ हॉलीडेज हो गई तो विदाउट वॉशिंग द पेट्री प्लेट्स. एक्चुअली जिस पेट्री प्लेट्स में हम बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करते हैं एक बार कॉलोनी ग्रो हो जाए तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है वरना उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाती है. बट बिकॉज उनकी हॉलीडेज हो गई तो उन्होंने लैब्स में जो भी पेट्री प्लेट्स से उनको बिना वॉश करे ही लॉक कर दिया एंड ही वेंट फॉर द हॉलीडेज. आफ्टर ही रिटर्न ही फाउंड कि जो भी उनकी पेट्री प्लेट्स थी जिसमें स्टेफाइलोकोकाई ग्रो कर रहा था वहाँ पे कुछ फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर गया. और जिस एरिया में फंगस ग्रो कर रहा था वहाँ पे जितनी भी बैक्टीरियल कॉलोनीज थी ऑल ऑफ देम हैड डाइड. तो फिर उन्होंने स्टडी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है. रीज़न ही ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो बैक्टीरिया ये जो फंजाई है पेनिसिलियम इट इज़ रिलीजिंग अ कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड इज़ पेनिसिलिन. एंड दिस पेनिसिलिन इज किलिंग द बैक्टीरिया. उसकी सेल वॉल को पूरा डिस्ट्रॉय कर रही है एंड दैट इज़ वाई द बैक्टीरिया इज़ नॉट एबल टू ग्रो. तो उन्होंने पूरा उसको फाइंड आउट किया. और इस टाइप से जब भी कोई रिसर्च होती है मतलब चांस डिस्कवरी हो गई. उनका कोई इंटेंशन नहीं था कोई न्यू चीज़ फाइंड करने के लिए. इसके लिए एक बड़ी स्पेशल टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेरेंडिपिटी मीन्स चांस डिस्कवरी. ये पूरा चांस डिस्कवरी था. बस थोड़ा सा उनकी ऑब्जर्वेशन पार्ट शार्प थी कि उन्होंने प्लेट्स को थ्रो करने से पहले देख लिया कि किस टाइप का फंगस ग्रो हो रहा है. अदरवाइज ये डिस्कवरी कभी मे बी बहुत बाद में पता चलती. बट दिस टाइप ऑफ चांस डिस्कवरी इज़ नोन एज सेरेंडिपिटी. आई थिंक मैंने स्पेलिंग उल्टा लिख दिया. डी आई पहले आएगा एंड लास्ट में इट वुड बी डिफरेंट. सो दिस वॉज प्योरली अ चांस डिस्कवरी. ओके. लेकिन उसका यूज़ उनको बहुत अच्छे से नहीं पता था फ्लेमिंग को कि इसको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं. तो लेटर ऑन 2 साइंटिस्ट वर देयर चेन एंड फ्लोरी. सो दे फाइंड इट आउट कि ये जो पेनिसिलिन है जो कि बैक्टीरिया को किल कर रहा है एंटीबायोटिक जो है ये हम ह्यूमंस को भी दे सकते हैं एज अ मेडिसिन. और जो भी ह्यूमंस की बॉडी में इन्फेक्शंस हो रहे हैं या पैथोजन से कोई डिजीज़ हो रही है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय गिविंग दिस. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो जो भी सोल्जर्स को इंजरीज हो जाती हैं उनको दी गई थी. एंड इट वाज फाउंड कि इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव वेरी सेफ ऑल्सो. इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. सो दैट इज़ वाई दीज 3 साइंटिस्ट दे वर गिवन द नोबेल प्राइज. देन नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. ओके. देन वी हैव वन मोर टेबल. इसमें ये वाला जो टेबल है इसमें लास्ट के जो 4 हैं ये 4 तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं बोर्ड एग्जाम में. मोस्टली 70% ऑफ द टाइम, मैं ये नहीं कह रही कि हर बार यही आएंगे बट 70% ऑफ द टाइम ये 4 वाले ही बहुत अच्छे से आते हैं मतलब मोस्टली आते हैं. तो ये जो टेबल है इसमें 14 तक मैंशनड है. लास्ट वाले 4 तो एकदम टिप्स पे आपको लर्न करने हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 7 नंबर. फर्स्ट 6 हम पहले कर चुके हैं. देन वी हैव नेम ऑफ अ फंजाई दैट इज़ कॉल्ड एस्परजिलस नाइजर जिसको यूज़ करके हम सिट्रिक एसिड बना रहे हैं. सिट्रिक एसिड आपको पता है फ्रूट्स में जो भी ऑरेंजेस है या जो भी सार फ्रूट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट है. तो सिट्रिक एसिड हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं. मीन्स बड़े बड़े टैंक्स में हम इस फंजाई को ग्रो करके जैसे बायोटेक में करते हैं फंजाई को हम टैंक्स में ग्रो करेंगे उससे हम सिट्रिक एसिड बना सकते हैं. एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सिट्रिक एसिड दैट इट कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो. जैसे बहुत सारी मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं जो लेमन टेस्ट की होती हैं. एक्चुअली इसमें लेमन नहीं डाला जाता है. ये सिट्रिक एसिड जो बनाया है वी आर एडिंग दिस. ये फूड के टेस्ट को इन्हांस करता है. तो ऐसे जो भी मॉलिक्यूल है जिससे फूड का टेस्ट इन्हांस हो रहा है दे आर कॉल्ड टेस्ट इन्हांसर्स. तो सिट्रिक एसिड इज़ अ वेरी वेल नोन टेस्ट इन्हांसर
तो अगर कोई ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें हमें लेमन का या ऑरेंज वाला फ्लेवर चाहिए तो मे बी दे कैन ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड, या नॉर्मली भी फूड्स में हम इसको ऐड करते हैं. सो हाउ वी आर प्रिपेयरिंग दिस सिट्रिक एसिड विद द हेल्प ऑफ अ फंजाई, दैट इज एस्परजिलस नाइगर. देन वी हैव नेक्स्ट वन, एक और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई. ये जो बैक्टीरिया है दिस इज प्रिपेयरिंग एसिटिक एसिड. अब इसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा क्या प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन इसका जो यूज़ है एसिटिक एसिड का वो सिट्रिक एसिड जैसा ही है. ओके, मीन्स कि ये भी फूड टेस्ट इन्हांसर है, फूड प्रिजर्वेटिव है. तो बहुत सारे सॉसेज वगैरह में इसको ऐड करते हैं. जैसे कई बार आपके घर में कोई सॉस की बॉटल रखी होगी, अगर आप इंग्रेडिएंट्स रीड कर रहे हो तो बड़े सारे सॉसेज में मेंशन भी होता है दैट इट कंटेन्स एसिटिक एसिड, बिकॉज इसका टेस्ट सॉर है. तो एंड इट इज़ अ टेस्ट इन्हांसर. तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सॉसेज एंड ऑल, उसमें इट इज़ बीइंग यूज्ड. देन वी हैव नेक्स्ट वन, क्लॉस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम. ओके, दिस इज़ अ बैक्टीरियम और इसको यूज़ करके हम बना रहे हैं ब्यूटायरिक एसिड. अब ये जो ब्यूटायरिक एसिड है दिस इज़ गिविंग अ वेरी, इट इज़ फेमस कि इसका जो टेस्ट है या इसकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी होती है. तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में हम इसको ऐड करते हैं सो दैट उनका जो स्मेल है या उनका जो टेस्ट है वो टेस्ट इन्हांसर भी है. टेस्ट इन्हांसर तो फर्स्ट टू भी थे, बट इसमें एक स्पेशल चीज़ है ब्यूटारिक एसिड में कि इसका एरोमा, इसकी जो स्मेल है वो बहुत प्लेजेंट होती है. तो जितने भी फूड आइटम्स में हम ब्यूटारिक एसिड डालेंगे तो ऑब्वियसली people would prefer to eat that. So that is why it is being added in large number of food items. जैसे कई बार आप किसी सॉस वगैरह की बॉटल को या कोई भी ऐसे पैकेज्ड फूड आइटम आ रहा है, आपने देखा होगा कई बार उनके ऊपर पीछे नंबरिंग मेंशन होती है, E00 समथिंग लाइक दिस. तो अगर किसी बॉटल के ऊपर आपको नंबरिंग नज़र आ रही है 0.8005 करके कुछ ऐसा शायद इसका नंबर है, दैट इज़ द नंबर ऑफ ब्यूटायरिक एसिड. तो अगर किसी सॉस की बॉटल के ऊपर या कोई भी ऐसा रेडीमेड फूड आइटम है उसमें अगर ये नंबर मैंशनड है, दिस इज़ द नंबर ऑफ ब्यूटारिक एसिड एंड इट मीन्स कि उसमें हमने ब्यूटारिक एसिड को ऐड किया है. देन वी हैव नेक्स्ट एप्लीकेशन कि अगर हम फ्रेश जूस बना रहे हैं, मीन्स वी आर हैविंग अ मिक्सर एट होम और हम फ्रेश जूस प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं जो मार्केट में बॉटल में जूसेस आता है, तो ऑब्वियसली जो मार्केट में बॉटल्स के अंदर जूसेस मिलता है वो एकदम क्लियर होगा. घर में जो हम जूस निकाल भी रहे हैं मिक्सर से, हम कितना भी एडवांस मशीन ले लें लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइबर्स वुड बी देयर और वो उतना क्लियर सोल्यूशन नहीं होता. तो जो मार्केट में जूसेस सप्लाई होता है, वाई इज़ इट सो क्लियर? बिकॉज दे आर एडिंग सर्टेन एंजाइम्स. These enzymes are pectinases and proteases. अब ये जो enzymes हैं, लास्ट में ASE लगा है, इसका मतलब नेम ऑफ एंजाइम है. ये enzymes क्या करते हैं कि जो भी उसके अंदर फाइबर्स रह जाते हैं, क्योंकि मोस्टली डिफरेंस क्या है घर के जूस में और मार्केट के जूस में, दैट होम मेड जूस इज हैविंग large amount of fibers. So these enzyme will destroy all the fibers, will digest all the fibers. So that is why जो market में जूस मिलता है it is more clear, क्योंकि उसमें फाइबर्स या सेल डेब्रीज नहीं है. तो कौन सा एंजाइम वो यूज़ कर रहे हैं मार्केट वाले फॉर रिमूविंग द फाइबर्स एंड सेल डेब्रीज? दैट इज द पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस. देन वी हैव नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड फंजाई ट्राइकोडर्मा. अच्छा, पहले स्ट्रेप्टोकोकस रह गया, लेट्स डिस्कस दैट. दिस इज द नेम ऑफ अ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस. इसको यूज़ करके हमने एक एंजाइम बनाया है. इसका एक एंजाइम होता है जिसका नेम है स्ट्रेप्टोकाइनेज. इस एंजाइम को हमने बायोटेक से थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई कर दिया. आई थिंक बायोटेक में हमने पढ़ा था क्लॉट बस्टर. तो जो क्लॉट बस्टर है वो यही है. ठीक है, ये बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का एक एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज. उस एंजाइम को हमने बायोटेक के थ्रू थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है. ये एप्लीकेशन होती है बायोटेक की कि हम एंजाइम्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं. तो बायोटेक के थ्रू हमने इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया. तो अभी एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है. एंड व्हाट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंजाइम कि बॉडी में जहाँ पे भी इंटरनली क्लॉट्स बनेंगे, एक्सटर्नली क्लॉट बन जाए, आपको हाथ में चोट लगी है, बाहर के साइड स्किन पे क्लॉट बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर बॉडी के अंदर क्लॉट बन जाएंगे तो वो बहुत हार्मफुल है. वो किसी भी पार्ट की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं. लेट्स से कि अगर किसी पर्सन की ब्रेन की ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो गई या हार्ट अटैक हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी में जितने भी क्लॉट्स बन रहे हैं वो बॉडी के किसी ब्लड वेसल को अगर ब्लॉक कर देंगे तो पैरालिसिस भी हो सकता है. तो इंटरनल क्लॉट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है.
सो अगर इंटरनली कोई क्लॉट बन गया है हार्ट अटैक के पेशेंट्स के केस में या ब्रेन हैमरेज के केस में, तो उसको निकालने के लिए वी आर गिविंग दिस। यहाँ पे इस बच्चे ने एप्लीकेशन गलत लिख दिया है, इसको प्लीज़ आप मॉडिफाई कर लेना। ये हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है, इसकी एप्लीकेशन में बस यही लिखना, टू रिमूव द क्लॉट्स। जो भी बॉडी के अंदर इंटरनल क्लॉट्स बन जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग दिस एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज। यहाँ पे एप्लीकेशन बच्चे ने गलत लिख दी है, शायद 2 बार रिपीट कर दिया, इसको यहाँ से हटा देना। ओके, एंड यहाँ पे जस्ट राइट इट इज़ यूज फॉर डिजॉल्विंग इंटरनल क्लॉट्स। बॉडी के अंदर जो इंटरनल क्लॉट्स बन रहे हैं उसको ये डिजॉल्व करता है। देन वी हैव नेक्स्ट इज वी हैव टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ फंजाई ट्राइकोडर्मा। हमने बायोटेक चैप्टर में OKT3 पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता एक और कंपाउंड भी है, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोस्पोरिन ए। OKT3 का फंक्शन हमने क्या लर्न किया था कि ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। जिन भी लोगों का किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है उनको हम देते हैं, उसी से थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। वी हैव अनदर मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए and this is formed by the fungi trichoderma. This is also an immunosuppressive agent. Immunosuppressive agent का मतलब है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, टी हेल्पर सेल्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, सेल्स को अलाउ ही नहीं करता कि वो साइटोकाइन बना सकें, तो ये पूरा इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। तो अगर किसी भी पेशेंट में किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसको हम एज ए मेडिसिन, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो भी टी सेल्स हैं न्यू ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो थोड़े टाइम के लिए हमें इम्यून सिस्टम को लो करना पड़ेगा, अदरवाइज द ऑर्गन विच वी हैव इंसर्टेड इट वुड बी रिजेक्टेड बाय द टी सेल। तो इसीलिए चाहे OKT3 दो या साइक्लोस्पोरिन ए दो, इट इज़ वेरी मैंडेटरी। अदरवाइज हमने जो इतना 10-15 लाख रुपीज़ स्पेंड किया है, एक तो किडनी डोनर मिलना मुश्किल है, उसके बाद ऑपरेशन भी करा है, एंड विद इन 1 ईयर वो न्यू किडनी भी डैमेज हो जाएगी, तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट नीड्स टू बी गिवन। देन वी हैव नेक्स्ट इज ईस्ट, मोनास्कस परप्यूरियस। अब ये जो ईस्ट है ये हमें एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट बना के दे रहा है विच इज़ कॉल्ड स्टैटिन। एंड ये स्टैटिन जो है वर्ल्ड वाइड मुझे लगता है नंबर 2 या नंबर 3 है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंपाउंड पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसका फंक्शन है दैट इट लोअर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपके घर में भी कोई फैमिली मेम्बर है जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो वो दिन में वंस अ डे या ट्वाइस अ डे टैबलेट्स लेते हैं, तो ये स्टैटिन जो है मार्केट में बहुत सारे नेम्स के में आता है, लेकिन अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वो उसको कम करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो टैबलेट को आप टर्न करके देखना, आगे कुछ और लिखा हो सकता है, क्योंकि स्टैटिन्स के बहुत सारे नेम से मार्केट में सेल होते हैं, बट लास्ट में स्टैटिन लिखा होगा, स्टैटिन एच और समथिंग। स्टैटिन का मतलब है कि वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, एंड दिस इज़ अ ड्रग विच कैन लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अब इसकी वर्किंग बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने क्लास 11th में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन स्टडी किया था, आई होप यू रिमेंबर दैट। तो ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसकी वर्किंग बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल को प्रिपेयर करता है, ओके ये इस एंजाइम का नेचुरल सबस्ट्रेट है, और इसी नेचुरल सबस्ट्रेट को मैच करते हुए ये जो हमारा मॉलिक्यूल है स्टैटिन ये प्रेजेंट है। तो अगर हम किसी पर्सन को स्टैटिन एज अ मेडिसिन दे रहे हैं तो स्टैटिन एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, क्योंकि उसकी जो शेप है वो नेचुरल सबस्ट्रेट से मैच कर रही है, एंजाइम के ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा। तो ऑब्वियसली इसने एंजाइम की जो साइट है उसको ब्लॉक कर दिया। अब एंजाइम अपने नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ही नहीं कर सकता, उसको प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली अगर ये एंजाइम अपना प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा, व्हाट इज़ दिस एंजाइम मेकिंग कोलेस्ट्रॉल, तो अगर वो अपना प्रोडक्ट ही नहीं बना पा रहा है तो धीरे धीरे पर्सन की बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टैटिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पे शायद यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, बट अगर टैबलेट है तो जस्ट फ्लिप इट ओवर एंड रीड, उसमें पीछे स्टैटिन मेंशन होगा। देन वी हैव नेक्स्ट वन दैट इज़ लाइपेज। डिटर्जेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे आजकल आपने टीवी में बहुत सारे एड्स आते हैं दैट दिस डिटर्जेंट हैज़ एंजाइम एक्शन। ये आपने टीवी में बहुत सारे आजकल एड्स में देखा होगा कि दिस डिटर्जेंट हैज़ एंजाइम एक्शन, तो ये ज़्यादा ईजिली क्लोथ्स के अंदर जितने भी स्टेन्स है वो निकाल देता है। तो आजकल बहुत सारे डिटर्जेंट्स में लाइपेज एंजाइम ऐड कर रहे हैं।
एक्चुअली जितने भी स्टेन्स हैं, दाग हैं, वो मोस्टली ऑयली होते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप जितना मर्जी उसको ब्रश कर लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम डिटर्जेंट्स के अंदर ये वाला लाइपेज एंजाइम ऐड कर देंगे तो सारे ऑयल को वो डिग्रेड कर देगा। तो जितने भी ऑयली स्टेन्स हैं वो ईजिली क्लॉथ में से निकल जाएंगे। तो जो भी ऐसे टीवी में एड्स आते हैं डिटर्जेंट्स के विच क्लेम दैट दे हैव एंजाइम एक्शन, इसका मतलब दे आर हैविंग द लाइपेज एंजाइम। Now let's discuss with next topic, that is the sewage treatment method, जिसको हम STP प्लांट भी बोलते हैं। STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, सीवेज का मीनिंग पता ही है, जो भी वेस्ट वाटर है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द होम्स एंड इंडस्ट्री, दैट वेस्ट वाटर विच इज़ कमिंग फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्री विल बी कॉल्ड सीवेज। नाउ सीवेज में इंडस्ट्री से होगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स कुड ऑल्सो बी देयर। म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट भी हो सकता है, होम्स का भी हो सकता है, लेकिन होम से जो वेस्ट निकलता है उसमें मोस्टली ह्यूमन वेस्ट प्रेजेंट है। एंड दिस सीवेज कैन नॉट बी डायरेक्टली सेंट इनटू द रिवर वाटर बिकॉज इससे पूरा रिवर में पोल्यूशन हो जाएगा एंड रिवर पूरा पोल्यूट हो जाएगी। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट बिफोर डंपिंग इट इनटू द रिवर इट नीड्स टू बी क्लीन्ड। और उसको क्लीन करने के लिए वी आर यूजिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसकी जो वर्किंग है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड है एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वाई द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड फिजिकल। फिजिकल का मतलब है जिसमें हम कोई नॉन लिविंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। बायोलॉजिकल भी है प्रोसेस, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम कौन सी टर्म यूज़ करें, फिजिकल। फिजिकल का मतलब है वी आर यूजिंग अ नॉन लिविंग प्रोसेस। तो जितने भी हमने नॉन लिविंग प्रोसेस को यूज़ करके सीवेज को क्लीन करने की कोशिश की है वो सारे स्टेप्स हमारे आ जाएंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट में। नाउ लेट्स डिस्कस प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे फर्स्ट मेथड क्या प्रेजेंट है। फर्स्ट वी आर हैविंग फिल्ट्रेशन। जो भी सीवेज होगा उसको पहले फिल्टर किया जाता है। मैनी टाइम इट नीड्स टू बी फिल्टर्ड, एक क्योंकि उसमें वेस्ट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि एक बार फिल्टर करने से सारा जो लार्ज साइज वेस्ट है वो नहीं निकलेगा। तो आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म मेंशन है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब है कि हम उसको बहुत बार फिल्टर करेंगे। तो ये जो फिल्ट्रेशन हम कर रहे हैं इसका बेनिफिट ये है कि जितनी भी लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे बड़ा सा कोई क्लॉथ पीस हो सकता है, पॉली बैग्स हो सकते हैं, ओके। तो जो भी बड़ी लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ हैं वो हम फिल्ट्रेशन से हम उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो भी मडी वाटर बच जाएगा, लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ तो हमने निकाल ली, अब जो हमारा वाटर है जिसमें कि डस्ट हो सकती है, ह्यूमन वेस्ट हो सकता है, नाउ वी आर अलाउइंग इट टू सेटल डाउन। किसी टैंक में हम उसको ऐसे अलाउ करेंगे, वी विल कीप इट अनडिस्टर्ब्ड। तो जितना भी पानी के अंदर सॉलिड वेस्ट है वो सारा नीचे कलेक्ट हो जाएगा, ऊपर एक वाटर कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस सुपरनेटेंट और वाटर विच इज़ कलेक्टेड ऑन द अपर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एफ्लुएंट, ओके। और नीचे ये जो पूरा सॉलिड पार्ट वेस्ट का सीवेज का कलेक्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। तो व्हाट आर वी डूइंग, फिजिकल मेथड में या फर्स्ट स्टेप में हमने कौन कौन सी दो चीज़ें की हैं। पहले हमने उसको फिल्ट्रेशन किया है। फिल्ट्रेशन इसलिए करते हैं ताकि जितनी भी लार्ज इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे क्लॉथ पीसेस हो सकता है या पॉली बैग्स हो सकते हैं, वो सब हम रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद हम उसको अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं बड़े बड़े टैंक्स में, वी आर सिंपली डूइंग सेडिमेंटेशन। तो जितनी भी लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्लज। और वाटर वाला जो पोर्शन है वो ऊपर सुपरनेटेंट में कलेक्ट हो जाता है विच इज़ कॉल्ड एफ्लुएंट। अब ये जो एफ्लुएंट है, इस एफ्लुएंट को नाउ वी विल बी सेंडिंग इट टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस एफ्लुएंट में ह्यूमन वेस्ट भी प्रेजेंट होता है। जितनी भी इस सीवेज के अंदर सॉइल या स्मॉल पेबल्स हैं वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगे। और ये जो एफ्लुएंट है दिस वुड बी हैविंग ह्यूमन वेस्ट, नाउ इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो जो फर्स्ट वाले स्टेप का एफ्लुएंट था, मीन्स ऊपर वाला सुपरनेटेंट पोर्शन था, नाउ वी आर सेंडिंग इट टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले वी विल बी कीपिंग इट इन एन टैंक विच इज़ कॉल्ड एरेशन टैंक।
एरेशन वर्ड का मीनिंग होता है एयर। तो ये ऐसे टैंक्स होते हैं, लार्ज साइज टैंक्स हैं, जिसमें जैसे हमने बायो रिएक्टर वाला स्टडी किया था, बिल्कुल वैसे कुछ होगा। ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, व्हील लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कंटिन्यूसली मूव करेंगे, सो दैट बाहर से जो एयर है वो टैंक के अंदर चली जाएगी। तो इस एफ्लुएंट में जब पूरा एयर अच्छे से अंदर एंटर हो रही है, तो नाउ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल स्टार्ट ग्रोइंग इन दिस, और उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फ्लॉक्स। ओके, फ्लॉक्स का मतलब है जिसमें कि ऐसे पूरा फंजाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। तो फंजाई के तो ऐसे थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होंगे और बैक्टीरिया उन थ्रेड फिलामेंट्स के बीच में ट्रैप हो जाएगा। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें बैक्टीरिया फंजाई दे आर ग्रोइंग टुगेदर, दिस वुड बी कॉल्ड फ्लॉक्स। तो फंजाई के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में बैक्टीरिया पूरा ट्रैप हो गया। तो व्हाट इज ग्रोइंग इनसाइड द एरेशन टैंक? फ्लॉक्स आर ग्रोइंग। तो ये 1 मार्क में बहुत आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स में यूजफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उसमें बैक्टीरिया फंजाई बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर। तो जब ये फ्लॉक्स पूरा एरेशन टैंक के अंदर ग्रो करेगा, तो जितना भी इस एफ्लुएंट में ह्यूमन वेस्ट था, इट या जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सारा डिग्रेड हो जाएगा। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है इट वुड बी ब्रोकन डाउन, एंड वंस इट इज़ ब्रोकन डाउन तो ऑब्वियसली वाटर जो है इट विल टर्न लेस पोल्यूटेड। तो जब ये फ्लॉक्स इस टैंक के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया फंजाई एरोबिक हैं, तो दे विल बी एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ एयर। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड BOD। BOD टर्म स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, की मतलब इस टैंक में जो फंजाई या बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, फ्लॉक्स ग्रो कर रहे हैं, उनको पर लीटर वाटर कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए, जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के लिए। तो जितना ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा BOD की वैल्यू उतनी ज़्यादा हाई होगी। जैसे आप अपनी NCERT का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन देखना, उसमें आपको 3 वाटर सैंपल्स की वैल्यू गिवन है। जैसे लेट्स से कि एक सैंपल की गिवन है 20 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर जो वाटर था उसके वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए फ्लॉक्स को 20 मिलीग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। एक केस में रिक्वायर्ड है 8 mg पर लीटर। एक केस में रिक्वायर्ड है, ये सारी BODs की वैल्यू है, mg पर लीटर BOD की यूनिट हो जाएगी 400 mg पर लीटर। तो ऑब्वियसली जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसका मतलब वहाँ पे पानी में पोल्यूशन ज़्यादा था, ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा था, इसीलिए बैक्टीरिया या फ्लॉक्स को ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो BOD की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी इसका मतलब पोल्यूशन वाटर में उतना ज़्यादा हाई है। तो अगर आपको ये तीनों सैंपल, लेट्स से दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, आपको इन तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ देयर पोल्यूशन। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस में होगा? C, क्योंकि इसकी BOD वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे A, देन वी हैव B। तो इस तरीके से हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस द फंक्शन ऑफ द एरेशन टैंक। एरेशन टैंक का फंक्शन ओवर हो गया, उसमें जो भी फ्लॉक्स ग्रो कर रहे थे उन्होंने सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर दिया। उसके बाद हम जो भी इसमें वाटर था उसको हम एक टैंक में भेजते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाइड सेटलर लिखा है, बट एक्चुअली इसको हम दूसरा टर्म यूज करेंगे। इट इज कॉल्ड एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये एक टैंक होता है, ठीक है। इस टैंक के अंदर जो एरेशन टैंक के बाद जो भी फ्लूइड था सारा हमने इसमें सेंड कर दिया नेक्स्ट नंबर के टैंक में, विच इज़ कॉल्ड, उसके बाद हम इसको एरेशन टैंक के बाद हम इसको एक टैंक में भेजते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, विच इज़ कॉल्ड सेटलिंग टैंक। ओके, सेटलिंग टैंक का मतलब है जिसमें जितना भी ये पानी था, वेस्ट था, हम सब उसको अलाउ करते हैं सेटल के लिए। सिंपली सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, तो नीचे जितना भी ऑर्गेन ये था फ्लॉक्स वगैरह हैं वो सारे कलेक्ट हो जाएंगे, ऊपर कंपैरेटिवली क्लीन वाटर कलेक्ट हो जाता है। तो ये जो नीचे पूरा फ्लॉक्स कलेक्ट हो गया सेटलिंग टैंक में, सेटलिंग मतलब जिसमें हम सिंपली सेडिमेंटेशन अलाउ कर रहे हैं, दिस वुड बी नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब है जिसके अंदर फ्लॉक्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने एरेशन टैंक के बाद इसको नंबरिंग कर लेना। फर्स्ट इज द एरेशन टैंक,
देन वी हैव सेटलिंग टैंक. सेटलिंग टैंक में पूरा हमने स्लज को कलेक्ट होके अलाउ करा है, तो जो भी फ्लॉक्स है वो सारे नीचे आ गए, सुपरनेटेड में लिक्विड पोर्शन आ चुका है. अब इस एक्टिवेटेड स्लज का हम छोटा सा पार्ट रख लेते हैं, मीन्स हमें सारा नहीं चाहिए, नेक्स्ट साइकिल भी तो हमें करनी है. एसटीपी में तो पानी लगातार क्लीन होता रहता है, सो वी विल बी टेकिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस, और हम उसको वापस से एरेशन टैंक में डाल देंगे. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसाइकल स्लज, यहाँ पे बस डायग्राम तो ये बहुत अच्छा है, मैंने नेट से लिया है, बट इसमें सिर्फ सेटलिंग टैंक वाला स्टेप मिसिंग है. तो वी आर टेकिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज, और उसको हमने वापस से एरेशन टैंक में डाल दिया. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए थोड़ा सा बैक्टीरिया तो हमें स्टार्टिंग में चाहिए. सिमिलरली एरेशन टैंक में हमें थोड़ा सा फ्लॉक्स तो डालना पड़ेगा, तभी साइकिल कंटिन्यूस होती है. तो जितना भी हमारा नीचे स्लज कलेक्ट हुआ, हमें सारा रिक्वायर्ड नहीं है, मे बी हमने उसका 1/10 पोर्शन लेके दोबारा से साइकिल में ऐड कर दिया. अब ये जो बाकी का पोर्शन रह गया, व्हाट टू डू विद दैट? For that, now this waste will be sent into another tank which is called anaerobic sludge digester. यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना, या सिंपली आप अपना फ्लो चार्ट बना के भी लर्न कर सकते हो. सो एज द नेम सजेस्ट कि जो पीछे एक्टिवेटेड स्लज बना था उसको हमने स्मॉल पार्ट में अब ब्रेक करना है. तो जो स्लज का एक्स्ट्रा पार्ट रह गया था उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया. बाकी जितना हमने यूज़ करना था हमने एरेशन टैंक में डाल दिया, बाकी जितना भी बचा वो सारा हमने यहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ऐड कर दिया. अब इसके अंदर कुछ ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, फ्लॉक्स में तो एरोबिक होते थे, यहाँ पे हमने कुछ ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया लिए हैं जो फ्लॉक्स के अंदर जितना भी फंजाई है, बैक्टीरिया है, उसको सबको डिग्रेड कर देंगे. एक्चुअली एनारोबिक ऐसे बैक्टीरिया लेते हैं जो हार्मलेस है. स्लज में कई बार फ्लॉक्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया फंजाई हो सकते हैं जो मे बी रिवर वाटर पोल्यूट कर सकते हैं. सो वी आर एडिंग इट एंड द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, सो दैट फ्लॉक्स के अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे, फंजाई थे, वो सारे डैमेज हो जाएंगे. एंड नाउ इन दिस स्टेप लार्ज अमाउंट ऑफ गैस वुड बी रिलीज. एक्चुअली एनसीईआरटी में लास्ट स्टेप में शो कर रखा है, बट लास्ट स्टेप में नहीं होता, जब एरेशन टैंक में ऑर्गेनिक वेस्ट डिग्रेड हो रहा है तब भी, और लास्ट स्टेप में भी. दोनों स्टेप्स में गैसेस रिलीज होंगी, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होगा, मीथेन रिलीज हो सकता है, देन वी हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो. तो इसमें से मीथेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है एंड वी कैन यूज़ इट एज अ फ्यूल. मीथेन आपको पता है इट कैन बी ईजिली यूज एज अ फ्यूल. तो जहाँ पे भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े सिलेंडर्स वो लोग फिट करते हैं वेयर दे कैन स्टोर द रिलीज मीथेन, एंड दिस मीथेन कैन बी यूज एज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड वंस वी हैव यू नो एक बार एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, तो जो भी वाटर है वो पूरा क्लीन हो जाएगा. नाउ दैट क्लीन वाटर कैन बी सेंट टू द रिवर्स. तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आई थिंक 4 या 5 हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की जो कॉस्ट है दैट इज़ वेरी ह्यूज, क्योंकि उसके लिए आपको लैंड रिक्वायर्ड है, और दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे लैंड लिमिटेड है, इतना बड़ा एरिया आपको परचेज करना है, फिर उसके ऊपर एसटीपी सेंड होता है. तो दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड है जो दिल्ली गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप करना, क्योंकि इसमें मैन पावर बहुत लगती है. ह्यूमंस पूरा मशीन्स के थ्रू इसको ऑपरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड है, तो कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई है. तो सिंगल एसटीपी प्लांट की जो कॉस्ट होती है वो 800 से 1000 करोड़ के बीच में होती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, कि वो कितना पानी जो है, कितने गैलन लीटर वाटर पर डे फिल्टर कर रहा है. तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स रिक्वायर्ड हैं उतने नहीं होते. जैसे अगर हम इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि गंगा बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गई है या यमुना बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गई है, इसका मेन रीज़न यही है कि इंडिया में जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए उतने नहीं हैं. तो जो भी होम्स और इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है वो डायरेक्ट रिवर्स में डंप हो जाता है, रिवर्स पोल्यूट हो जाती हैं. तो जो गंगा एक्शन प्लान है उसमें गवर्नमेंट यही प्लान कर रही है कि जहाँ जहाँ से रिवर गंगा फ्लो करती है वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का हम नंबर इंक्रीज़ करें, ताकि जो वाटर है वो पूरा क्लीन होने के बाद ही रिवर में एंटर करेगा, सो दैट द रिवर्स वुड रिमेन क्लीन. तो इसमें आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट अच्छे से लर्न करना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट लर्न करना है, दोनों के बीच के डिफरेंसेस लर्न करने हैं, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू लर्न. सो पेज नंबर 185 माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस से पहले पेज नंबर 185 तक आप
पूरा अपनी एनसीईआरटी को रीड कर लोगे, जो भी इतने पोर्शन में आपके डाउट्स हैं, यू विल बी आस्किंग देम इन द नेक्स्ट क्लास।